चंबल के पीहड़, जहां कभी डकैतों का आतंक हुआ करता था। लेकिन सरकार में आने के बाद हमने तय किया कि या तो डाकू रहेंगे या हम रहेंगे। कई बार मैं कहता हूं, अक्सर आपने देखा होगा कि मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, और वो मैं कहता हूं विकास के लिए और जनता के कल्याण के लिए। जागरण एक ऐसा ग्रुप है जो सचमुच में केवल खबरें नहीं देता, बल्कि राष्ट्र के, प्रदेश के नव निर्माण के लिए जनता के जागरण का काम भी करता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और इस कार्यक्रम में हमारे आमंत्रण पर पधारे सभी सम्मानित अतिथिगण, मुख्यमंत्री जी, हम आपके आभारी हैं। आपकी व्यस्तता पूरा प्रदेश जानता है। आप सुबह से लेकर देर रात तक प्रदेश के विभिन्न अंचलों में कार्यक्रम करते हैं, जनता से मिलते हैं। इसके बावजूद हमारे अनुरोध को आपने स्वीकार किया और आज इस कार्यक्रम में पधारे। इसके लिए दैनिक जागरण और नई दुनिया परिवार आपका आभारी है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम का औपचारिक रूप से उद्घाटन करने के लिए हम सबको संबोधित करने का कष्ट करें, और ये भी निवेदन है कि आपके संबोधन के बाद यहाँ उपस्थित लोगों की तरफ से उनकी कुछ जिज्ञासाओं के बारे में मैं आपसे बातचीत करूँगा। धन्यवाद। आदरणीय देवेश जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय प्रहलाद जी, सदगुरु जी और नव दुनिया जागरण की पूरी टीम, मैं आपका मध्य प्रदेश की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं। और इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सभी मित्रों, जागरण एक ऐसा ग्रुप है जो सचमुच में केवल खबरें नहीं देता, बल्कि राष्ट्र के, प्रदेश के नव निर्माण के लिए जनता के जागरण का काम भी करता है। मैं नव दुनिया दैनिक जागरण ग्रुप का जो पत्रकारिता के क्षेत्र में और पत्रकारिता के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में योगदान है, उसके लिए बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूं। मित्रों, मध्य प्रदेश की विकास यात्रा मध्य प्रदेश के गठन के साथ ही प्रारंभ हुई थी, लेकिन मैं पिछले कुछ सालों की आपसे बात करना चाहता हूं। जब हमने सरकार संभाली 2003 के बाद, तो मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय हुआ करती थी केवल 11,000 रुपया। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, 11,000 से बढ़ के आज प्रति व्यक्ति आय हुई है 1,40,000 रुपया। मध्य प्रदेश का कुल बजट हुआ करता था उस समय 23,000 करोड़। अब 23,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ ले जाने में मुझे 2012 आ गया। 2 लाख करोड़ का बजट हमने क्रॉस किया 2020-21 में, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 23-24 में हमारा बजट है 3,14,000 करोड़ रुपए का। ये 3,14,000 करोड़ का तो हमने विधानसभा से पारित किया, लेकिन सदगुरु जी इसके बाद मैंने फिर बैठाया, मैंने कहा फिर रिवाइज करो, 5,000 करोड़ रुपया फिर हमने तय किया कि बढ़ाएंगे, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वह 5,000 करोड़ का भी टारगेट हम पूरा कर रहे हैं। कई बार मैं कहता हूं, अक्सर आपने देखा होगा कि मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, और वो मैं कहता हूं विकास के लिए और जनता के कल्याण के लिए। इसी आत्मविश्वास के साथ करता हूं कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को हमने इतनी गति दी है कि उसके बढ़ते हुए साइज के कारण, देखिए आप मध्य प्रदेश की जीएसडीपी, इसका साइज तक कुल मिला के 71,000 करोड़ रुपया। आज मुझे बताते हुए गर्व है कि मध्य प्रदेश की जीएसडीपी का साइज है 15 लाख करोड़ रुपया। हम बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं, और आगे बढ़ने के पीछे एक सुनियोजित सोच हमारा रहा है
जैसे पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद प्राथमिकता क्या हो, तो दिमाग में तीन चीजें। आप जानते हैं बीएसपी का एक नारा 2003 में चला था, बिजली, पानी, सड़क। बुनियादी सुविधाओं का अभाव था मध्य प्रदेश की धरती पर। मेरे दिमाग में एक बात आई कि अगर हमने सिंचाई की ठीक व्यवस्था कर दी तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पंख लगेंगे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आजादी के पहले भी कुल मिला के सिंचाई की जितनी व्यवस्था की, केवल कांग्रेस के राज में नहीं, कांग्रेस, राजा, नवाब, अंग्रेज सबने मिला के सिंचाई की व्यवस्था की, कुल मिला के 7.5 लाख हेक्टर। और आज मुझे बताते हुए गर्व है कि अब सिंचाई 47 लाख हेक्टर में हम कर रहे हैं। 65 लाख हेक्टर की योजनाओं पर काम चल रहा है। और अब जो हम प्रशासकीय स्वीकृति दे रहे हैं उससे हम लोग लगभग 75 लाख हेक्टर जमीन में सिंचाई की व्यवस्था करेंगे। और सिंचाई के बाद जो परिवर्तन आया वो आप देखिए। मध्य प्रदेश में अन्न का, अनाजों का उत्पादन था 1 करोड़ 59 लाख मीट्रिक टन। उसको बढ़ा के हमने किया है 6 करोड़ 19 लाख मीट्रिक टन। आप कल्पना कर सकते हैं, अंदाज लग 500% की वृद्धि मध्य प्रदेश के फसल के उत्पादन में हुई है। और जब इतनी वृद्धि हमारे उत्पादन में हुई तो किसानों के पास पैसा आया। किसान के पास पैसा आया तो वो बाजार में गया, उसने सामान खरीदा, गाड़ी खरीदी, टीवी खरीदा, फ्रिज खरीदा, बाकी चीजें खरीदी, तो पूरी अर्थव्यवस्था अपने आप गतिमान हो गई। सिंचाई ने सचमुच में मध्य प्रदेश में चमत्कार किया। अगर आप हर पैमाने पर मध्य प्रदेश को हर कसौटी पर कसेंगे, जैसे कंपैरेटिवली आप देखें तो देश की अर्थव्यवस्था में, जीएसडीपी में हमारा योगदान हुआ करता था 3.6%, आज है 4.8%। मतलब कंपैरेटिवली मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ा है। आप पिछले साल के आंकड़े देख लीजिए, गेहूं का उत्पादन मध्य प्रदेश में इतना जबरदस्त हुआ, पंजाब पीछे रह गया। और हमने 22 लाख मीट्रिक टन गेहूं एक्सपोर्ट किया। मध्य प्रदेश का गेहूं सोने जैसे दाने, जो अलग अलग कंपनी कहती है, वो मध्य प्रदेश की धरती के ही है। सरबती हो, हमारा बासमती हो, आज दुनिया में धूम मचा रहा है। लेकिन केवल सिंचाई और कृषि के क्षेत्र में काम नहीं हुआ। हार्टिकल्चर की फसलें आप देख लीजिए, फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, वो एक पक्ष है। लेकिन इसके साथ आप सड़कों की हालत देख लीजिए। एक जमाना था जब हमारे पास टूटी फूटी गड्ढों वाली 60,000 किलोमीटर सड़कें हुआ करती थी। आज सड़कें हमारे पास है 5 लाख किलोमीटर शानदार सड़कें बना के मध्य प्रदेश को देने का काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अब तो हम हाईवेज बना रहे अलग अलग। अब चंबल के बीहड़, जहां कभी डकैतों का आतंक हुआ करता था, आप कल्पना करके देखिए, थोड़ी देर के लिए पीछे जाइए, शाम के 5 बजे के बाद निकलना मुश्किल था। सरेआम अपहरण होते थे, हत्याएं होती थी, सामूहिक नरसंहार होते थे। लेकिन सरकार में आने के बाद हमने तय किया कि या तो डाकू रहेंगे या हम रहेंगे, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। विदिन 6 मंथ सारे डकैत समाप्त कर दिए। नक्सलवाद को एक कोने में रोक दिया। सिटिंग मंत्री की गर्दन काट ले गए थे नक्सलवादी कांग्रेस के राज में। लेकिन आज आप देख लें, नक्सलवाद अगर पूरी तरह से कंट्रोल किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। सीबी के नेटवर्क को ध्वस्त करने का काम हमने किया। एक शांति का टापू मध्य प्रदेश बना। और मैं बात कर रहा था चंबल के बीहड़ में अटल एक्सप्रेस बन रहा है, हम बिंद एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, हम बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, हम नर्मदा एक्सप्रेस वे बना रहे हैं। सीएम राइज स्कूल हमने मध्य प्रदेश की धरती पर बनाए। एक एक स्कूल की बिल्डिंग 35, 38, 40 करोड़ रुपए की, वहाँ लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, प्लेग्राउंड, बस लेने जाएगी, बस छोड़ने जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार वहाँ शिक्षा देने का काम किया जाएगा। आप हर क्षेत्र में देख लीजिए, बिजली आप देख लीजिए, 3-4 घंटे आती थी भोपाल में ही। मई और जून के महीने में लोगों को रात भर घूमना पड़ता था। रात भर घरों में रहते थे तो बिजली नहीं रहती थी, तो सड़कों पे घूमा करते थे। कुल मिला के बिजली का उत्पादन 2900 मेगावाट था, उपलब्धता 5000 मेगावाट थी। 2900 मेगावाट से बिजली का उत्पादन बढ़ा के हमने किया है 29,000 मेगावाट। और 38,000 के पावर प्लांट्स पे काम चल रहा है।
38,000 में बांट के। आप ओमकारेश्वर जाके देखिए, बांध की सतह पर हम सोलर पैनल बिछा रहे हैं, बांध की सतह पर पानी में, ताकि जमीन भी हमारी बेकार ना जाए, पानी भाप बन के ना उड़े, और सूरज से बिजली हम तैरती हुई सोलर पैनल से बना के मध्य प्रदेश की जनता को देने का काम करें। सोलर के क्षेत्र में मध्य प्रदेश चमत्कार कर रहा है। शाजापुर में, नीमच में, मुरैना में, छतरपुर में हमारे सोलर पावर प्लांट्स पे काम हो रहा है। आपने देखा रीवा में जब हमने सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन करवाया था प्रधानमंत्री जी से, वो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट था। उसके बाद कुछ और बड़े बने हैं। तो बिजली हमने केवल कोयले से नहीं बनाई, हमने पानी से बिजली बनाई, हमने हवा से बिजली बनाई, हमने बायोमास से बिजली बनाने का प्रयोग किया। तो बिजली का निरंतर उत्पादन बढ़ाने का हमने काम किया है, और उसमें भी पर्यावरण का ध्यान रखते हुए हमने किया है। कृषि की बात मैंने बताई, मध्य प्रदेश की इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट इस साल है 24%। मध्य प्रदेश में आईटी इंडस्ट्री, मध्य प्रदेश में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मध्य प्रदेश में टेक्सटाइल सेक्टर में पंजाब के जितने बड़े ग्रुप थे सारे टेक्सटाइल के, मध्य प्रदेश उठ के आ गए। आप इंदौर और इंदौर के आसपास देखिए, पीथमपुर और उसके आसपास जगह नहीं है हमारे पास। भोपाल के आसपास देख लीजिए, आईटी कंपनी जबलपुर में आ रही है, आईटी कंपनी ग्वालियर में आ रही है। आज लघु हो, मध्यम हो, छोटे हो या बड़े उद्योग हो, त्रिपुर से सारी की सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री उठ के मध्य प्रदेश की धरती पर आ रही है। अब आज आप देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में निवेश हो रहा है, हेल्थ के क्षेत्र में निवेश हो रहा है, सारे बड़े अस्पताल के जितने ग्रुप से सब मध्य प्रदेश की धरती पर आ रहे हैं। तो विकास के जितने मापदंड हो सकते हैं, हम केवल हाईवे नहीं बना रहे। मैं परसों इंदौर में था, रात को 12 बजे तक हमारे मित्र बैठे हैं सलूजा जी, 1 बजे तक हमारे कार्यक्रम लोकार्पण और शिलान्यास के चलते रहे। ये फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड, ये हाईवे, चारों तरफ काम चल रहे हैं। मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में कुल हुआ करते थे 5 से बढ़ा के 24 कर दिए। डॉक्टर नहीं मिलते थे साहब पहले, क्योंकि मेडिकल कॉलेज ही नहीं थे। लेकिन अब इतने मेडिकल कॉलेज हम बना रहे हैं कि डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं रहेगी। इंजीनियरिंग कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक्स हो, आईटीआई हो, शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश आज चमत्कार कर रहा है। और केवल इसकी बात नहीं कर रहा, अर्बन डेवलपमेंट आप देख लीजिए, रूरल डेवलपमेंट आप देख लीजिए। मैं काम गिनाऊंगा तो घंटों यहाँ हो जाएंगे। आप इंदौर और भोपाल के बदलते हुए स्वरूप को देख लीजिए। रीवा को बड़ा कस्बा कहते थे लोग, आज रीवा जाके देख लीजिए। जबलपुर को लोग कस्बा कहते थे, जबलपुर में भारत का सबसे बड़ा एलिवेटेड रोड, अभी मैं परसों उसके एक हिस्से का लोकार्पण करके आया। तो विकास के जितने भी मापदंड होते हैं, सब मापदंड पे मध्य प्रदेश ने बड़ी तेजी से काम किया है। और केवल विकास नहीं, विकास के साथ जन कल्याण की योजनाएं, दोनों का हमने तय। और एक बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मेरे पास पैसा है इसलिए मैं खर्च करता हूं। कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने कम नहीं होने दिया। कई बार ये बात आती है, कर्जा ले लिया। अरे कर्जा कोई ऐसा है कि मुख्यमंत्री जाए और हर किसी से उठा के ले आए पैसा? भाई भारत सरकार ने कुछ मापदंड बनाए। आप जानते हैं जीएसडीपी के 3% से ज्यादा कोई राज्य कर्जा नहीं ले सकता। अब वो जमाना था तब जीएसडीपी में दम ही नहीं थी, अर्थव्यवस्था का आकार ही नहीं था, कौन कर्जा देता तुम्हें? आज जीएसडीपी का जो साइज है उसके हिसाब से भारत सरकार के जो मापदंड है, हम पैसा लेते हैं और विकास के काम में लगाने का काम करते हैं। उसमें जन कल्याण की योजनाएं बनाते हैं हम। अकेली लाडली बहना योजना आज दुनिया की एकमात्र सबसे बड़ी योजना है, जिसमें 1,32,00,000 बहनों का हमने आर्थिक सशक्तिकरण करने का काम किया है। और मैं नव दुनिया से आग्रह करना चाहूंगा, उन बहनों से जाके पूछे कि उनकी हालत कैसे बदली है। मैं जब बात करता हूं, हम इम्पैक्ट असेसमेंट करवाते हैं, तो घरों में भी बहनों का सम्मान बढ़ गया है। जो बहनें कहती है कि सास अब ज्यादा प्रेम से बोलती है, पति अब चिंता करते हैं। मैं ये सच बता रहा हूं, आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। ये केवल पैसा नहीं है, ये बहनों का सम्मान बढ़ाने का हमने काम किया है। छोटी छोटी जरूरतों के लिए जो तरस जाती थी, अब उनके पास अपना खाता है, अपना पैसा है, जिसको वो अपने ढंग से खर्च कर सकती है। मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ जैसी योजना जो बच्चों को स्किल्ड भी करेगी और उस दौरान बच्चों को
पैसे भी मिलते रहेंगे, स्टाइपेंड भी मिलता रहेगा। हर महीने रोजगार दिवस का आयोजन 3 लाख बच्चों को हर महीने स्वरोजगार की योजना से जोड़ने का काम किया है, कार्यक्रम आयोजित करके, कोई अंधेरे में नहीं किया। मैं हर महीने बैंकों की SLVC की मीटिंग करता हूं, टारगेट हम तय करते हैं, बच्चों को लोन देते हैं, सरकार गारंटी लेती है, इंटरेस्ट सब्सिडी देती है, 1 लाख शासकीय नौकरियों में भर्ती करने का काम किया। मुझे कहते हुए खुशी है, मध्य प्रदेश की धरती है जिसने सबसे पहले महिलाओं को 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में दिया। मुझे गर्व है ये कहते हुए कि ये मध्य प्रदेश है जहां सबसे पहले 30% भर्ती पुलिस में बेटियों की करने का काम अगर किया तो हमने किया। मुझे कहते हुए गर्व है कि 50% रिजर्वेशन शिक्षक जैसी भर्तियों में बेटियों को देने का काम किया और महिला सशक्तिकरण हो और आर्थिक रूप से। इसलिए महिला अगर कोई संपत्ति बहन कोई खरीदेगी तो स्टाम्प शुल्क 1% करके हमने कोशिश की कि केवल भाई नहीं बहनों के नाम पर भी संपत्ति खरीदी जाए। अब पतिदेव पैसा बचाने के लिए अपनी पत्नी से रजिस्ट्री का कहते हैं कि तेरे नाम करवा रहा हूं, रजिस्ट्री के पैसे बच जाएंगे। तो हमने टैक्टफुली भी काम किया है। अब जितने पक्ष देखें जन कल्याण के, विकास के, हमने सब पे काम किया है। और हमने केवल पुल पुलिया, सड़क, स्कूल, अस्पताल, हाईवेज नहीं बनाए, हमने लोगों की जिंदगी बनाने का भी प्रयास किया है। महाकाल महालोक हमने बनाया। अब कुछ कोई आलोचना कर सकता है, लेकिन देखिए जाते थे लोग, महाकाल महाराज के दर्शन करते थे और वापस लौटते थे। मन में विचार आया कि शिव सृष्टि की रचना क्यों ना की जाए। लोग आए और देखें, और देख के भगवान शिव ने जो लीलाएं की है उनसे परिचित हो, हमारी आने वाली पीढ़ी भी परिचित हो। आज मुझे कहते हुए गर्व और आनंद है कि महाकाल महालोक देखने सामान्य दिनों में 1.5 से 2 लाख, शनिवार इतवार को 3 लाख तक, और पर्वों पे 5 और 6 लाख लोग आते हैं। पूरी उज्जैन की अर्थव्यवस्था बदल दी महाकाल महाराज ने। आप देख लो, जिनके पास अगल बगल में घर थे मंदिरों के, उन्हें दूसरी जगह कमरे पे किराए के मकान ले लिए और होटल खोल लिए, छोटे छोटे होम स्टे बन गए। वहां होटल, वहां रिसोर्ट, वहां दुकानें, वहां की टैक्सियां, वहां फूल की दुकान, फल की दुकान, प्रसाद की दुकान। 3000 करोड़ रुपया अकेला एक्स्ट्रा उज्जैन में आया है महाकाल महालोक के निर्माण के कारण। तो श्रद्धा का विषय तो है ही, आस्था का विषय तो है ही, लेकिन इकोनॉमी बदल दी। मैं तो खुद चमत्कृत रह गया। आदि गुरु शंकराचार्य जी की हमने भव्य प्रतिमा लगाई और अद्वैत लोग बना रहे हैं, हम हनुमान लोग बना रहे हैं, हम देवी लोग बना रहे हैं, हम नर्मदा जी लोग बना रहे हैं, संत रविदास जी का विशाल मंदिर बना रहे हैं, महाराणा प्रताप लोग हमने बनाया। अभी रानी दुर्गावती प्रधानमंत्री जी फिर 5 तारीख को पधारेंगे, तो रानी दुर्गावती जी का जो योगदान है उसके लिए दुर्गावती जी का स्मारक बना रहे हैं। हम श्रद्धा और आस्था के केंद्रों का विकास भी कर रहे हैं ताकि हमारी संस्कृति का जो प्रवाह है वो लगातार अगली पीढ़ी तक पहुंचे। लेकिन साथ साथ हम ये भी कर रहे हैं कि महापुरुषों ने जो किया है हमारे देश के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, उनका भी तो सम्मान करें। क्या केवल एक खानदान के लोगों का सम्मान किया जाएगा? क्या केवल एक खानदान के लोगों को प्रतिष्ठित करने का काम होगा? क्या देश की प्रगति और विकास में आजादी हो या बाकी काम हो, बाकी समाज सुधारकों का, क्रांतिकारियों का, उनका कोई योगदान नहीं है? मुझे कहते हुए गर्व है कि हमारी सरकार है जिसने टंट्या मामा हो, भीमा नायक हो, रघुनाथ साय जी हो, शंकर साय जी हो, ऐसे शहीदों को भी उनका उचित स्थान मिले, सम्मान मिले। ये काम हमने किया है, हमने किया है। और इसलिए मुझे गर्व है कि विकास के जितने पैमाने होते हैं और जन कल्याण के जितने हो, किसान हो, गरीब हो, मैं कहता हूं कि हम सरकार नहीं चलाते, परिवार चलाते हैं। अगर गरीब कल्याण की दृष्टि से देखें, निःशुल्क राशन, जिनके पास रहने की जमीन नहीं है, जमीन कम पड़ गई, यहाँ 5 स्टार होटल में बैठ के आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन कई लोग ऐसे थे जिनका परिवार बढ़ गया, दादाजी के 4 बेटे, 4 के 4 बहुएं आ गई, एक छोटे से मकान में रह रहे हैं, रहने की और सोने की जगह नहीं थी। हमने तय किया उन सबको हम निःशुल्क जमीन का टुकड़ा देंगे, फिर उसमें मकान बनाना। मुझे गर्व है कहते हुए प्रधानमंत्री जी ने 38 लाख मकान दिए, उनमें से 35 लाख 34,000 बना के हमने कंप्लीट कर दिए। कल 2 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री जी से हमने लोकार्पित करवाने का काम किया। और बाकी जो रह गए, आवास प्लस में नहीं आए, प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं आए, हमने नई योजना मुख्यमंत्री आवास योजना भी बना दी। हर एक गरीब को छत देंगे, बिना रहने की जमीन के नहीं रहने देंगे। इलाज के लिए मुझे गर्व है, आयुष्मान भारत के 3 करोड़ 70 लाख कार्ड हमने बनाए।
32 लाख लोगों का हमने इलाज करवाने का काम किया। अगर मैं ये गरीब कल्याण 1,36,000 गरीब मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा के ऊपर उठे। अभी गाथा बहुत लंबी है, अगर मैं सुनाऊंगा तो घंटों हो जाएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश की विकास यात्रा सचमुच में शानदार है, गर्व करने के लायक है, और यहां हम रुकेंगे नहीं। ये संकल्प के साथ कह रहा हूं, हम रुकेंगे नहीं। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया स्वच्छता, स्वच्छता में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया जल संरक्षण, जल संरक्षण में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। प्रधानमंत्री आइडिया लेके आए स्मार्ट सिटी का, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ की पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना, मध्य प्रदेश नंबर 1 है। प्रधानमंत्री जी ने शुरू की स्वामित्व योजना, मध्य प्रदेश नंबर 1 है। प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान हमको किए उनमें कई ऐसे हैं जिसमें मध्य प्रदेश आज नंबर 1 पे है। और अब मेरा संकल्प है, सपना भी और संकल्प भी, कि मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान के नंबर 1 के राज्यों की पांत में ले जाके हम खड़ा कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। आपने अपने संबोधन में कुछ योजनाओं का, खासकर कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया। वास्तव में आपने इससे बहुत अधिक काम किया है, जिसको प्रदेशवासी जानते हैं। और सन 2003 और 2000 पहले का मध्य प्रदेश जिन्होंने देखा है, उन्हें कोई शक नहीं है कि आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश का कायाकल्प हुआ है। लेकिन अभी भी आप जिस ताजगी, ऊर्जा और परिश्रम के साथ काम करते हैं, उससे लगता है कि आप अभी भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। आप जैसे कर्मठ पराक्रमी व्यक्तियों के आंखों में हमेशा कुछ करने का सपना पलता रहता है। तो मैं यहाँ बैठे लोगों की तरफ से ये जानना चाहता हूँ कि यदि चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं, यदि आपको फिर जनादेश मिलता है, तो मध्य प्रदेश के लिए आप और क्या करना चाहते हैं? मैंने तो एक पंक्ति में बताया, गला थोड़ा खराब है, मैं माफी चाहूँगा। मैंने तो एक पंक्ति में बताया कि मध्य प्रदेश को नंबर 1 पे ले जाना है। अभी हमारी जीएसडीपी का साइज है 15 लाख करोड़ के आसपास। हम इसको 550 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश ने अभी हमें लगभग 200 के आसपास। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी का 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हिंदुस्तान को बनाना है, और 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी तब बनेगी जब राज्य आगे बढ़ेंगे। तो हमने रोड मैप बना लिया कि मध्य प्रदेश को हमको 550 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाना है। अभी हमारे एक्सप्रेस वेज भी बन रहे हैं, मेट्रो रेल आ रही है, लेकिन अब हमारा सफ़र केवल ज़मीन पर नहीं होगा। हम हवाई अड्डे बना रहे, वो अलग बात है। जैसे भोपाल के बारे में अगर कोई कहे, तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती, जैसे उज्जैन में हम कर रहे हैं केबल कार। उज्जैन में पहली केबल कार, मैं गडकरी जी को उसके लिए बधाई दूंगा। उनके साथ मिलके रेलवे स्टेशन से चलेगी, सीधे महालोक उतर जाएगी, सड़क मार्ग से जाने नहीं पड़ेगा। सिंचाई की व्यवस्था पे हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। मेरी कोशिश होगी, हमारी कोशिश होगी कि 1-1 इंच ज़मीन हम मध्य प्रदेश की सिंचित कर दें। पहले ऊंची नीची ज़मीनों पे सिंचाई नहीं हो सकती थी। मैं अभी अलीपुर में माइक्रो इरिगेशन के प्रोजेक्ट का उद्घाटन करके आया। हम तो पाइपलाइन बिछा रहे हैं, शक्तिशाली मोटर चलाते हैं, और पाइपलाइनों से ऊंची नीची ज़मीन पे हम ले जाते हैं पानी। वहाँ किसान स्प्रिंकलर या डिप का अपना सिस्टम लगा के सिंचाई कर लेता है। तो ये भी नहीं कि अब नहर नहीं जाएगी। अब नर्मदा जी अगर छिपरा जी में आई, तो छिपरा जी तो ऊपर थी, नर्मदा जी नीचे थी। लोग कहते थे हो ही नहीं सकता। दिग्विजय जी ने कह दिया था इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। हमने कहा असंभव हमारे शब्दकोश में है ही नहीं। हमने तय किया पाइपलाइन बिछाएंगे, शक्तिशाली मोटर लगाएंगे, और नर्मदा जी से कहेंगे मैया चले चलो किसानों के खेतों में। मैया से प्रार्थना की तो छिपरा जी में भी आ गई, गंभीर में भी आ गई, अब काली सिंध और पार्वती में भी आ रही है। तो अब इस तरह की कई चीज़ें जो अभी शेष रह गई वो करना है। शिक्षा के क्षेत्र में सीएम राज स्कूल हमारा विजन है, प्रधानमंत्री जी का भी विजन है। गुणवत्ता युक्त शिक्षा हम अपने हर बच्चे को दे पाएँ, और इसलिए अभी 370 सीएम राज स्कूल बने हैं। हम 9000 सीएम राज स्कूल बनाएंगे, और बच्चों को, गरीब और किसानों के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने का हम काम करेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर, सरकारी सेक्टर में आप देखा ग्वालियर में 1000 बिस्तर के अस्पताल का भी हमने
लोकार्पण किया। भोपाल में आपने देखा हमीदिया में कितना छोटा सा अस्पताल था, अब शानदार अस्पताल बन के तैयार। तो हम सरकारी सेक्टर में तो काम करेंगे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के साथ भी बिल्कुल सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी गरीब, भगवान ना करे कभी बीमार हो, लेकिन बड़ी बीमारी भी हो जाए तो एक नया पैसा उसका ना लगे, इलाज उसका सुनिश्चित हो जाए। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत हम ये कर भी रहे हैं। और फिर हम अपना जो कच्चा कृषि उत्पाद है उसके वैल्यू एडिशन पे हमने ध्यान दिया है। अब उसी के उत्पाद बने और उसी पर बनी छोटी छोटी इंडस्ट्री आ रही है, उनका जाल पूरे मध्य प्रदेश की धरती पर हम बिछाएंगे ताकि वैल्यू एडिशन यहीं हो सके और यहाँ से चीजें बन के पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जाएं। बहनों की आय, मैंने कहा अभी यहाँ से मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के कार्यक्रम में भी आज जाऊंगा, तो बहनों की आय हमारी कम से कम 10,000 रुपया महीना हो, यह संकल्प है हमारा। लखपति दीदी, लखपति दीदी का मतलब है साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा की आय घर का कामकाज करते हुए हो, वो हम सुनिश्चित करेंगे हर गरीब बहन की। 53 लाख बहनें अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप में, वो 65 लाख तक हमारी जाएगी। तो आमदनी बढ़ाने का काम और रोजगार की दृष्टि से जो हमने अपनी अलग अलग, अब आईटी पॉलिसी हमारी नई हम लॉन्च करने वाले हैं कल, अलग अलग हमने पॉलिसी बनाई है। मध्य प्रदेश के बच्चे भी अब तेजी से उद्योग लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम लघु और कुटीर उद्योगों का जाल पूरे मध्य प्रदेश की धरती पर बिछाएंगे। प्रधानमंत्री ने लोकल को वोकल, लोकल चीजें बनेंगी, लोग उनको खरीदें और उससे अपना काम चलाएं, उसका इंतजाम हम करेंगे। और उसके साथ साथ स्किल्ड मैन पावर तैयार करने का जो अभियान अभी हमने ग्लोबल स्किल पार्क, मैं आप सबसे अपील करूंगा कि आप ग्लोबल स्किल पार्क देखना जरूर। अब हम भोपाल अकेले में नहीं, हमने तय किया ग्वालियर में, जबलपुर में, रीवा में, वहां भी ग्लोबल स्किल पार्क बनाएंगे। हम जो स्किल्ड मैन पावर तैयार करेंगे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की करेंगे, जिसको अपने प्रदेश में, देश में और जरूरत पड़े तो दुनिया में भी रोजगार मिल जाए। ऐसी कई चीजें जो आगे करना है। मुख्यमंत्री जी, महिलाओं के लिए आपने जो काम मध्य प्रदेश में किया वो देश के कई राज्यों के लिए मॉडल है। बहुत पहले शुरू की गई लाडली लक्ष्मी योजना हो या अभी जो आपने शुरू की लाडली बहना योजना, सचमुच महिलाओं के सम्मान और उन्नयन की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। आप एक ऐसे बिरले राजनेता हैं इस दौर में जिन्होंने जनता के साथ, खासकर महिलाओं के साथ राजनीतिक रिश्ते को निजी रिश्ते में बदल दिया। मध्य प्रदेश की महिलाएं आपको भैया कहती हैं और उनके बच्चे आपको मामा कहते हैं। आपको कैसी अनुभूति होती है इस रिश्ते से, और क्या इस नाते, इस रिश्ते के नाते आप इन वर्गों के लिए और कुछ करने का अतिरिक्त दबाव महसूस करते हैं? देखिए, बहन और बेटी के साथ कोई राजनीतिक रिश्ता हो ही नहीं सकता। मेरे जैसा व्यक्ति जब सोचता है तो एक ही बात सोचता है कि वो हमारे लिए देवी स्वरूपा है। ये मैं यहाँ से कह रहा हूँ, अंतर आत्मा से कह रहा हूँ। और मैं जब कुछ नहीं था, आदरणीय प्रहलाद जी भी यहाँ बैठे हैं हमारे मित्र, जब मैं कुछ नहीं था तब भी मैं अपने गांव या उसके आसपास की गरीब बेटियों की शादी अपने मित्रों के सहयोग से करवाने का प्रयास करता था, क्योंकि एक दर्द था मन में जो बचपन से हमने देखा था। बेटों को ज़्यादा लाड़ और बेटियों को कम प्यार। यहाँ तक के घर में ये इच्छा होती थी माँ की भी कि कोख से अगर जन्म ले तो बेटा ही पैदा हो, बेटी पैदा ना हो जाए, और बेटी पैदा ना हो या बेटी कोख में ही मार दी जाए, कोख को कत्ल खाना बना दिया जाए। यह हमने आँखों से देखा है और तब मन में दर्द होता था, पीड़ा होती थी कि हे भगवान, वो दिन कब आएगा जब बेटी को भी बेटी की तरह सम्मान मिले और बेटी के जन्म पर भी उत्सव मनाए जाएं। और तब जब मौका मिला सरकार बनाने का तो हमने सबसे पहली योजना, मुझे कहते हुए गर्व है अगर कोई बनाई, तो बेटियों की शादी की योजना बनाई। मुझे लगा इंडिविजुअल हम कितनी शादी करेंगे, हम 10 करते थे, 20 करते थे, 21 करते थे, और जोड़ लगाते थे तो 31 शादी हो जाती थी। हमको लगा कि ये काम सरकार का है, तो हमने मुख्यमंत्री कन्या विवाह कन्यादान योजना बनाई। और दूसरी योजना जो बनाई मैंने, लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। और आज मुझे कहते हुए गर्व है कि 46 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां आज मध्य प्रदेश की धरती पर है जो लखपति बन गई। और जिन बेटियों को मैंने गोद में खिलाया था, उछालता था और फिर गोद में लेता था, वो बेटी कॉलेज में पढ़ रही है, मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियां। और आप देखिए पूरे जीवन चक्र को हमने कैसे बदला। 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4000,
10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 6,000, 12वीं में फिर 6,000, कॉलेज में जाए तो 12,500, कॉलेज पास करे तो फिर 12,500, और बड़ी हो जाए शादी करे तो फिर 1,00,000 रुपया। तो बेटी को बोझ नहीं वरदान बना दिया। और उसी का परिणाम है सदगुरु जी कि 912 बेटियां 1,000 बेटों पर पैदा होती थी, आज 956 बेटियां 1,000 बेटों पर पैदा हो रही है। ये लाडली लक्ष्मी योजना के इम्पैक्ट के कारण हो रही है। और मैं इस रिश्ते को, देखो मैं तो अब मंच पे जाता हूँ तो बेटियों की पूजन करता हूँ बहुत दिनों से, आपको पता है शासकीय कार्यक्रम उसके बिना नहीं होते। बेटियों के पैर धो के पानी माथे से लगाता हूँ, मुझे उससे ऊर्जा मिलती है। और लाडली बहनों के भी मैं पैर धोता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा उनको मातृशक्ति को देवी स्वरूपा ही समझता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमारा रिश्ता तो यही रहेगा, कोई राजनीतिक रिश्ता बहनों और बेटियों से नहीं है। और उनकी बेहतर सेवा करना ये हमारी जिंदगी का मिशन है, ये वोट बैंक बनाने की राजनीति नहीं है। मुख्यमंत्री जी, आप इतने भावुक हो रहे हैं, लेकिन जो आपके राजनीतिक प्रतिपक्षी हैं वो आरोप लगाते हैं कि आप अपना वोट बैंक पुख्ता करने के लिए इस तरह से कैश बांट रहे हैं, धन बांट रहे हैं और प्रदेश को कर्ज में डुबो रहे हैं। तो आज नई दुनिया के इस मंच से आप उन विपक्षियों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीति हो ही ऐसी गई है कि सरकार कितना अच्छा काम करे उसको गाली देना प्रतिपक्ष अपना धर्म मानता है। एक जमाना था जब अच्छी चीज़ों की तारीफ भी होती थी, लेकिन अब संकट है, तारीफ करेंगे तो फिर हम कहाँ रहेंगे। इसलिए हर चीज़ की आलोचना करनी है। वो भी जानते हैं कि योजना बहुत अच्छी है, लेकिन राजनीतिक रूप से बांट रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या धरती के संसाधनों पर महिलाओं का हक नहीं है, अधिकार नहीं है? क्या उनको मुस्कुराने का हक नहीं है? क्या बहनें केवल जिंदगी भर दुख भरी जिंदगी काटती रहेगी? मैंने गांव में देखा है अपनी माँ के और भाभी के गले से लग के रोती हुई ससुराल जाती बेटियों को, क्योंकि दुख भरी जिंदगी उनकी आंखों में आंसू लाती थी। आज आप लाडली बहनी का आप इम्पैक्ट असेसमेंट कीजिए। मैं झाबुआ जा रहा था, झाबुआ से गुजर रहा था, गाड़ी थोड़ी धीमी थी एक इंजीनियरिंग कॉलेज के लोकार्पण के लिए। फल एक ठेले पे केले बेचने वाली बहन चिल्लाई, भैया। मैंने कहा रोको, आके सीधे दौड़ के लिपट गई और उसने कहा कि जो 1,000 रुपया तुमने दिए थे मैंने ये ठेला लगा लिया और अब मैं 100 रुपया रोज कमा रही हूँ, तुम्हें धन्यवाद। कई ऐसी बहनें मिली जिनने सेकेंड हैंड सिलाई की मशीन खरीदी और कहा कि 3 किस्त आगे मैंने सिलाई की मशीन खरीद ली, अब मैं सीर भी रही हूँ और उस पैसे से मेरी आमदनी और ज़्यादा बढ़ गई है। मैंने एक बहन से मैं उनकी अनुभूति बता रहा हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया। तो उसने कहा, पहले सास ढंग से बोलती नहीं थी, आजकल सास बड़े प्रेम से बोलती है, बहू कैसी हो, और कहती है रोटी में घी चुपड़ के बहू को खिलाओ। एक बहन ने कहा कि अब तो उनके तेवर भी बदल गए हैं, आजकल वो कहते हैं पप्पू की मम्मी कैसी हो, सब ठीक ठाक है कि? मैं ये मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ। पैसा सम्मान दिलाता है, ये कड़वी सच्चाई है। अगर किसी के हाथ में आर्थिक ताकत थोड़ी आती है तो देखने का नजरिया समाज का बदलता है। पैसा नहीं होते तो लखू इधर आ, और पैसा आ गए तो सेठ लखीराम जी पधारी है, उठ के खड़े हो जाते हैं। ये दृष्टिकोण है और लाडली बहना योजना ने बहनों के प्रति दृष्टिकोण बदला है, आत्मविश्वास से भरी है। आज वो बात करती है, सम्मान के साथ जी रही। ये पैसा बांटना नहीं है, ये उनको सम्मान देना है। मैं शरदिंदु पांडे हूँ, IFM भोपाल में हूँ, काम करता हूँ कि ये STG इंडिया इंडेक्स में हम 17 तक पहुँच गए हैं। तो अगर इस पे अगर आप फर्स्ट पे STG जो नीति वाले लोग बनाते हैं, STG इंडिया इंडेक्स, STG इंडिया मतलब वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो मतलब उसी से वो लोग तय करते हैं नीति वाले कि हम लोग अभी कहाँ हैं। तो इस पे हम चाहेंगे कि आप सर हमको फर्स्ट पे पहुँचा दें। देखिए, मध्य प्रदेश में हमने हर तरह के जो प्रयत्न किए, जैसे हमने चिन्हित किए, प्रधानमंत्री जी ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट चिन्हित किए, मध्य प्रदेश उससे और आगे बढ़ा और हमने ब्लॉक भी तय कर लिए। और उन ब्लॉक में किस किस मापदंड पे हम कहाँ कहाँ पीछे हैं उनको चिन्हित करके हमने योजनाएं बना के पहले से स्थिति बेहतर करने का प्रयास किया। जैसे एक योजना हमने बनाई, आहार अनुदान योजना भारिया, बैगा और शहरिया बहनों के लिए। कई बार हम लोग कुपोषण दूर करने के लिए हम लोग ये कोशिश करते थे कि चिक्की दे दो, रेडी टू ईट दे दो,
हमने एक प्रयोग किया कि रेडी टू ईट के बजाय माँ के खाते में पैसे डाल दो, वो पैसे खाते में जाएंगे तो माँ उसका दुरुपयोग नहीं करेगी, निश्चित तौर पर उसका सदुपयोग करेगी। और बाद में हमने जब इम्पैक्ट असेसमेंट करवाया तो उन परिवारों में कुपोषण का जो स्तर था, पोषण का स्तर था, वो बढ़ गया। शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, जैसे मैंने कुछ योजनाओं का जिक्र किया, चाहे वो सीएम राइज स्कूल हो या मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना हो, हमने उस तरह के प्रयोग स्वास्थ्य के क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र में किए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में दोनों तरह की योजनाएं, एक हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र हो, हमारे जिला चिकित्सालय हो, उनकी स्थिति को भी बेहतर करने की कोशिश की। और आयुष्मान भारत जैसी जो योजनाएं हैं उनका बेहतर इम्प्लीमेंट करके स्वास्थ्य की भी सुविधाएं कैसे बेहतर मिल सके, उनका भी प्रयास किया। तो कोशिश हमारी ये है कि हर मापदंड पर मध्य प्रदेश की स्थिति और बेहतर होती चली जाए। एक लाडली बहन को सवाल करना चाहती, पूछिए, खड़ी हो जाइए। नमस्कार, मेरा नाम स्मिता नागदेव है, सचिदा नागदेव जी की बेटी हूँ मैं जी। आपसे ये कहना चाह रही थी कि आपने जो भी सारी योजनाएं उसके लिए बहुत बधाई, आपने बहुत हमारे मध्य प्रदेश में बदलाव लाए हैं, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा को लेके आज भी हम लोग संशय में रहते हैं। इतनी घटनाएं, दुर्घटनाएं हो रही हैं छोटी छोटी बच्चियों के साथ। मुझे लगता है सुरक्षा, कानून व्यवस्था के लिए आप नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, दोनों तरह की चीजें मैं कहूँगा इसमें। नंबर एक, हम ऐसे कानून बनाएं जो अपराधियों को अपराध करने से डर के कारण भी रोकें। तो मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने ये तय किया कि मासूम बिटिया के साथ अगर कोई दुराचार करेगा तो उसको फांसी की सजा दी जाएगी। सबसे पहले मध्य प्रदेश ने ये कानून बनाया और जहाँ तक मेरी जानकारी 59 लोगों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। आप जानते हैं उसमें देर लगती है, दया याचिका तक राष्ट्रपति जी तक मामले जाते हैं, लेकिन वो लोग जेलों में हैं। और मध्य प्रदेश में कोर्ट ने कई फैसले तो 60 दिन में, 68 दिन में सीधे फांसी की सजा देने के सुनाए। एक कड़े कानून बनाने का प्रयास करना, उस दिशा में हमने कई तरह की कोशिश की। दूसरा, हमने प्रयास किया कि बहनों को सुरक्षा के लिए अगर बेटियां बड़ी संख्या में पुलिस में होंगी तो उससे भी, क्योंकि कई बार केवल पुरुष पुलिसकर्मी हैं तो वो किस ढंग से काम करेंगे, मैं आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन महिला पुलिसकर्मी है, महिला टीआई है, महिला और कोई पुलिस अधिकारी है, तो बातें ठीक से सुन सकते, इसलिए 30% रिजर्वेशन हमने देने का काम किया। हमने और भी कई व्यवस्थाएं की सुरक्षा के लिए, नंबर एक। नंबर दो, हमको समाज के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। ये कड़वी सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है। 90% बेटियों के प्रति अपराध या तो रिश्तेदार या बहुत परिचित परिवार के लोग करते हैं। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, ये कलंकित करने वाली सच्चाई है, कलंकित करने वाली सच्चाई। लेकिन ये सच्चाई है, कोई ना कोई रिश्तेदार जिस पर परिवार विश्वास करता है और बेटी को अगर उनके सहारे छोड़ दे और वो ही ऐसी घटना करें, तो मैं ये मानता हूं कि दूसरा काम हमको निरंतर समाज के दृष्टिकोण को बदलने के लिए भी अवेयरनेस पैदा करने का और बेटियों के प्रति दृष्टिकोण बदलने का, वो भी हमको करना पड़ेगा। बेटे भी हमारे सब ठीक दिशा में चले, उसके लिए भी समाज को हमको प्रयास करवाने होंगे। फिर कुछ व्यवस्थाएं, जैसे पिछले दिनों एक फैसला हमने किया कि शराब की दुकान के साथ शराब पीने के अहाते नहीं होंगे। एक झटके में सारे अहाते हमने खत्म करने का काम किया, क्योंकि अहाते में बैठ के पीते थे और फिर नशे में वहां से निकलते थे तो फिर होश रहता नहीं था और कई इस तरह की घटनाएं कई बार ऐसी हो जाती थी। तो व्यवस्थात्मक दृष्टि से भी कुछ प्रयत्न करने पड़ेंगे। कड़े कानून और कड़ा दंड, अब बीच में कोई आलोचना कर सकता है, लेकिन जो दुराचार करने वाले थे वो जेल भी गए, सजा भी ज़्यादा मिले, और हमने बुलडोजर भी चलवाए, घर भी तोड़वाए, ताकि ये भी हो जाए कि केवल जेल नहीं जाएंगे। क्योंकि ऐसे हमने अपराधी भी देखे कि एक बार रेप किया, जेल गए, बाद में छूट के आए तो दोबारा वैसी हरकत की। तो हमने कहा कुछ और ऐसा करो जिससे डरे कि घर भी टूट जाएंगे। तो इस तरह की सारी चीज़ें, फिर शिक्षा में भी कम से कम हमको शिक्षा की व्यवस्था में भी बहन और बेटी के प्रति सम्मान का भाव जगाने के संस्कार
देने के प्रयत्न करने पड़ेंगे और इन सब मोर्चों पर काम करने का प्रयास हो रहा है। लेकिन एक जिस तरह की चीज़ें आज परोसी जा रही है, स्मार्टफोन में अगर फ़ोन उठाओ और हमारे छोटे छोटे बच्चे 13 साल 14 साल 15 साल जिस तरह की सामग्री परोसी जा रही है, देख के मानसिक रूप से विकृत होते हैं, गलत दिशा में बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार के साथ साथ हम सबको प्रयत्न करने पड़ेंगे इन दिशाओं में, तब ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं जो कई बार दिल दहला देती है, आत्मा रोती है, उन घटनाओं को रोका जा सकेगा। लेकिन सरकार इसका मतलब ये नहीं कि अपने दायित्व से बचेगी। कड़ा दंड देना, कड़ी सजा देना और बेहतर कानून बनाना और बेहतर व्यवस्था करना, ये काम लगातार जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। हम एक बार पुनः नई दुनिया, नव दुनिया और दैनिक जागरण परिवार की ओर से आपका आभार व्यक्त करते हैं कि इतनी व्यस्तता के बीच भी आप हमारे कार्यक्रम में आए और संबोधित किया और हमारी कुछ जिज्ञासाओं का समाधान भी किया। बहुत बहुत धन्यवाद। को भी बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा प्रणाम।